हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ की चर्चा करने जा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 5 और कक्षा 8 के लेवल का जो कंपटीशन एग्जाम होता है, नवोदय प्रवेश परीक्षा या सैनिक स्कूल, इसमें डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बड़े लेवल के जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाते हैं। कहीं पर भी अगर फ्रैक्शन क्वेश्चन में आ रहा है तो वहां पर हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में लास्ट में जब हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, उसके बाद हम देखेंगे एक ऐसी ट्रिक जिसमें मैं संख्याओं को लिखूंगा और आप संख्याओं को देखकर ही उसका एचसीएफ बता देंगे, संख्याओं को देखकर, बिना किसी कॉपी पेन की सहायता के। ध्यान से देखिएगा। साथ में हम ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ को देखने का नजरिया ही बदल दे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, लीस्ट का मतलब आप जानते होंगे, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। और कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जो सब में रहे। जैसे अगर कभी कभी आप क्रिकेट खेलने जाते होंगे तो जरूरी है क्या कि हमेशा 10 प्लेयर रहे, हो सकता है 11 प्लेयर हो जाए। मान लिया 11 प्लेयर हैं तो फिर आप टीम कैसे बांटते हैं? 5 एक तरफ हो गए, 5 एक तरफ। जो एक बच गया उसको नहीं खिलाएंगे क्या? हाँ, उसको भी खिलाना पड़ेगा। क्या करते हैं? चलो तुम पटगोलवा बन जाओ, तुम कॉमन रहोगे। मतलब तुम पहली टीम से भी बैटिंग पाओगे, दूसरी टीम से भी बैटिंग पाओगे। तो क्या है? कॉमन। बात क्लियर है? जितने भी स्कूल होते हैं अच्छे स्कूल, वहां पर एक कॉमन रूम बनाया जाता है। एक तो सबका क्लास होता है, क्लास फर्स्ट का एक, क्लास सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, एक कॉमन रूम होता है। कॉमन रूम, वहां पे किसी भी क्लास का बच्चा जाके बैठ सकता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो कॉमन का मतलब समझ गए, लिस्ट का मतलब समझ गए। मल्टीपल का मतलब समझते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। मल्टीपल मतलब गुणक, मल्टीप्लाई करना। ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे लिखा गया है 2 का मल्टीपल निकालना है तो हमको 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 दाहिया 20। ठीक है। आगे भी हम जा सकते हैं 22, 24, कहां तक? बहुत दूर तक इसको हम मान सकते हैं अनंत, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। 2 का पहाड़ा 2 दहाइयम 20 तक खत्म नहीं होता है। 2 इक्राहियम भी लिख सकते हैं, 2 बाराहियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, खत्म नहीं होता है पहाड़ा। 3 का लिखते हैं। 3 का मल्टीपल निकालना है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 3 नमा 27, 3 दहाइयम 30, आगे 33, आगे भी बढ़ता जाएगा। डैश डैश कर दिया। डैश डैश का मतलब ये आगे इस तरीके से बढ़ेगा। तो आप सभी चीज का मतलब समझ गए, लीस्ट का मतलब समझ गए, कॉमन का मतलब समझ गए, और मल्टीपल का। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है। जिस संख्या 2 का मल्टीपल निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 का मल्टीपल निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई करते जाइए। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो इसका मतलब आप तीनों चीजें समझ गए हैं। अब हम इसी मेथड से, जिस मेथड से हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल, इसी मल्टीपल मेथड से हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यदि मुझे एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है? 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको मल्टीपल लिखना पड़ेगा, 2 का मल्टीपल। तो 2 का मल्टीपल भी लिखा था हमने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26 डैश डैश डैश। ठीक है, 3 का मल्टीपल लिखते हैं। 3 का मल्टीपल होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 डैश डैश आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 का मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, तो हमने मल्टीपल निकाला सबसे पहले। ये क्या है, ये मल्टीपल है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए कॉमन मल्टीपल क्या है, ऐसे मल्टीपल जो 2 में भी है और 3 में भी है। ऐसे कौन कौन से मल्टीपल है जो 2 और 3 दोनों में है, तो देखते हैं एक बार। 6 आ रहा है दोनों में, और क्या आ रहा है, 12 आ रहा है दोनों में, और क्या आ रहा है, 12 के बाद क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा तो 18 आ रहा है, और क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 24 आ रहा है, और भी आगे आते रहेंगे, लेकिन इस समय मुझे इतने ही पता है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम में मैंने मल्टीपल सबसे पहले निकाला और फिर कॉमन मल्टीपल निकाला। अब किसकी बारी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम निकालेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, ये तो कॉमन मल्टीपल हो गए, इसमें लीस्ट कौन सा है, इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा है 6। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम किसका, 2 और 3 का, वो कितना है, 6। अब इस चीज को अब ध्यान से देखिए कि हमने मल्टीपल निकाला, फिर हमने कॉमन मल्टीपल सीएम निकाला, कॉमन मल्टीपल, और तब हमने क्या निकाला, एलसीएम। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करता है, जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है कि हमने एलसीएम का मतलब पहली बार जाना कि आखिर में एलसीएम होता क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा एलसीएम से पूछे। जब भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें निश्चित रूप से 2-4 क्वेश्चन, यहाँ तक कि कक्षा 5 नवोदय के पेपर में भी 2-4 ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो पहले की तरह नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहता है लेकिन थोड़ा सा उसको घुमाया जाता है ताकि बच्चे का मानसिक जो है वो चेक किया जा सके, बौद्धिक उसका चेक किया जा सके, क्या वो कुछ नया सोच सकता है क्या, कि वही बस आगे किताबें याद कर लिया है और सब आगे कर दे रहा है। तो उस समय एक नया क्वेश्चन यहां से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एलसीएम ना पूछ के वो कॉमन मल्टीपल पूछ सकता है। क्वेश्चन है कि 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है, ऑप्शन में दिया है 6, 12, 18, 15, 12, 21, 8, 10, 16, जो भी दिया है। तो कॉमन मल्टीपल अगर पूछा जाए तो फिर अगर आपने केवल पढ़ा है हमेशा एलसीएम एलसीएम, तो आप कॉमन मल्टीपल का मतलब समझे ही नहीं थे, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से सब चीज जानते रहेंगे तो आप यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, या ये पूछ सकता है सेकंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सेकंड कौन सा है, 12 है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। ठीक है, हो सकता है कक्षा 5 के लेवल में ना पूछे लेकिन कक्षा 8 के लेवल में तो पूछ सकता है। तो कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस आपको एक नए तरीके से सोचना रहता है। कंपटीशन पेपर में एक स्पेशल कोई पेपर देख लिया जाए, आईआईटी का पेपर, ये सबको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे पेपर में क्वेश्चन बहुत छोटे रहते हैं। और जब हम पेपर में बैठते हैं उस समय हमारा दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, और घर आके वही क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीख रहेंगे अलग अलग तरीके के, आप उतने अच्छे तरीके से पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे।
ठीक है, तो एलसीएम का एक अलग नजरिया था, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक और क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए इस बार हम एलसीएम निकालेंगे 4 और 5 का। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, आगे भी जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल देखते हैं। 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, डैश। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? हम निकालते हैं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? देखिए सब, जो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है 20 और क्या आ रहा है दोनों में? 40। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है इसमें? 20। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 20। ठीक है, सेकंड लीस्ट कौन सा है? 40। ठीक है, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? 20, 40, आगे भी आएंगे 60, 80, 100। ठीक है, तो ये कॉमन मल्टीपल हो गए, ये लीस्ट हो गया। हाईएस्ट कौन सा है? इनफाइनाइट। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 4 के, 4, 8, 12, ये सब कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल है, ये 4 के सब मल्टीपल है, ये 5 के मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है और ये लीस्ट मल्टीपल हो। ठीक है ना? चलिए एक बार हम वो भी मेथड देख लेते हैं जो पहले आप यूज करते थे। जरूरी नहीं है कि इस मेथड से कोई भी अगर कंपटीशन में कोई क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से आप सॉल्व करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है आपका टाइम ज्यादा लगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए अगर नए तरीके क्वेश्चन बनता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम आया आप उसमें एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करें, नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए आपको ये मेथड सीखना चाहिए। और जब हम कोई नई ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक हम तभी बना सकते हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट हम बस केवल ट्रिक सीखते जाएं और हमारा काम बन जाएगा, नहीं। जब तक हमको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है तब तक हम ट्रिक भी नहीं लगा सकते हैं। देखिएगा, अगर हमको 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं हम? सबसे ध्यान से देखिएगा, हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8, 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 छक्का 12। और 2 से तब तक भाग देते जाते हैं जब तक दोनों में से कोई एक संख्या या और संख्याएं आ रही हैं वो कटते जाती हैं। फिर 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर 2 से भाग देंगे, ये जाएगा 1, और जिस संख्या में भाग नहीं जा पाता है उस संख्या को उतार देते हैं। ठीक है, अभी 2 से भाग जाएगा नहीं तो आगे बढ़ जाइए, 2 से 3 पे आ जाइए, 3 1 का 3। जब अंतिम में 1 1 आ जाए तो हमारा एलसीएम निकल चुका है। फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं?
जितनी संख्याओं से भाग दी है सभी का गुणा कर लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। कैसे किया हमने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देना स्टार्ट किया, दोनों संख्याओं में भाग दिया, भाग जा सकता है 4 6, फिर 2 से तब तक भाग देंगे जब तक किसी एक संख्या में भाग जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब 2 से भाग नहीं जा रहा है तो फिर हम आगे 3 पे चले जाएंगे, फिर 3 से भाग देंगे और 3 से तब तक भाग देंगे जब तक 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसीजर से हम एलसीएम निकालते हैं, लास्ट में 1 1 आ जाता है, हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एलसीएम निकालते हैं हम लोग 24 और 21 का, ठीक है। चलिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 24 में भाग जाएगा 12 बार, और 21 में भाग नहीं जाएगा तो 21 को आप उतार दीजिए वैसे जैसे है, ठीक है, समझ गए। 24 से भाग गया तो मैंने भाग दे दिया, 21 में जाएगा 21 को उतार दिया, फिर से 2 से भाग दिया 6 बार जा रहा है और 21 को उतार दिया, फिर से 2 से भाग दिया 3 बार जा रहा है, 21 उतार दिया। अब देखिए, अब 2 से ना तो पहली संख्या भाग जाएगा ना तो दूसरी संख्या भाग जाएगा, तो हम 3 पे चले आएंगे, तो 3 पे जाएंगे तो 3 एकम 3 और इसमें भाग जाएगा 3 सत्ते 21। उसके बाद 3 से भाग नहीं जाएगा और 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, सीधे 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7। जब लास्ट में एक एक आ जाए तो हमारा एलसीएम निकल चुका है। तो एलसीएम किसका, 24 और 21 का कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24 और 24 सत्ते कितना होगा, 7 चौक 28 और 7 में 14 2 16, 168 कितना होगा, 168, ठीक है। तो इस तरीके से 24 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 168। इस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट के जरिए भी देखा और जो कन्वेंशनल मेथड था उससे भी देखा। इस प्रकार एलसीएम का टोटल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अभी हम ट्रिक भी देखेंगे किस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चलिए हमारा एलसीएम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम एचसीएफ पे आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, एचसीएफ को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए गुणनखंड का, जिसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड का कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं और उसके बाद हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। गुणनखंड, हिंदी में कोई भी अगर शब्द का मतलब नहीं पता ना तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, उस शब्द को तोड़ दीजिए। अगर कोई भी बड़ा चीज है हमको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए, उसको खोल दीजिए, उसको छोटा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, गुणन धन खंड। देखिए खंड का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे भाग, खंड का मतलब छोटे छोटे भाग, और गुणन का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है उसके छोटे छोटे भाग कर दीजिए तो खंड हो गया, लेकिन किस रूप में, गुणन के रूप में, मतलब गुणा के रूप में। तो हमारा क्या बन जाएगा, गुणनखंड। जैसे लिखा गया है 12, 12 को मैंने लिख दिया 4 गुणे 3, तो 12 का देखिए छोटे छोटे भाग हो गए, 4 और 3 छोटे छोटे भाग हो गए और बीच में कौन सा चिन्ह आ गया, गुणे का, गुणे के रूप में खंड खंड हो गए, तो क्या हो गया, गुणनखंड। बात क्लियर है। मैं लिखूं 24, 6 गुणे 4, क्या हो गया ये, गुणनखंड।
गुणनखंड। लेकिन कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा, सर गुणनखंड तो हम इस तरीके से नहीं निकालते थे, गुणनखंड तो हम इस तरीके से निकालते थे। ध्यान से देखिएगा, 24 का गुणनखंड करना है तो हम करते थे इस तरीके से, 2 12 और 2 6, फिर 2 3 और फिर 3 1 कम 3 करते थे। इस प्रकार से 24 का गुणनखंड जो होता था वो हमको मिलता था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ध्यान से देखिए, अब तो कंफ्यूजन हो गया कि 24 का गुणनखंड 6 गुणे 4 है, कि 24 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक हमने गुणनखंड जब भी किया हमने ऐसे ही किया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और 24 का ये गुणनखंड नहीं, 24 को मैं लिख सकता हूं 12 गुणे 2, ये भी 24 का गुणनखंड है, क्योंकि ये भी तो फॉलो कर रहा है गुणनखंड के परिभाषा को। गुणनखंड, खंड छोटे छोटे भाग हो गए और बीच में गुणे का चिन्ह आ गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ध्यान से देखिएगा क्या अंतर है दोनों, खुद समझने की कोशिश करिएगा। ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, लेकिन ये जो 6 गुणे 4 है ये अलग प्रकार का गुणनखंड है, और 2 गुणे 2 गुणे 3 ये अलग प्रकार का गुणनखंड है। क्या अंतर है? यहाँ पे जो मैंने गुणनखंड किया है इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि ये जो गुणनखंड किया गया है इसमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया है। ऐसा गुणनखंड जिसमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाए उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य मतलब जानते हैं क्या होता है? अभाज्य मतलब जो भाज्य ना हो, भाज्य मतलब होता है भाग चले जाना, अभाज्य का मतलब भाग नहीं जाना। तो ऐसी संख्याएं जिसमें किसी से भाग नहीं जाता है। अब किसी से भाग नहीं जाने का मतलब एक और अपने आप से भाग तो सब में चला जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब एक ऐसी संख्या जो किसी भी से ना कटे, जैसे 2 3 5 7 11 17, ये संख्याएं ऐसी हैं जो अपने से कटती हैं और एक से कटती हैं। वो तो सब संख्याएं कट जाती हैं एक और अपने से, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे आइए और ऐसे हम बात करते हैं। तो हम एक और अपने से बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे सर एक और अपने से तो कट जा रही है। अरे नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो सबसे कट जाती है, अपने आप से तो सब कट जाते हैं, एक से तो सब कट जाते हैं। तो अभाज्य की डिफिनेशन क्लियर कट इस तरीके से दिमाग में रखेंगे, जो किसी से ना कटे। तो देखिएगा जब ये गुणनखंड हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 2 2 और 3 आ रहा है। बताइए सभी संख्याएं अभाज्य हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल अभाज्य संख्याएं, इसलिए जो गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन जब 24 बराबर 6 गुणे 4 ने लिखा है, क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 6 क्या है? भाज्य संख्या। 4 क्या है? भाज्य संख्या। पूरे गुणनखंड में अगर एक कोई भी संख्या भाज्य संख्या है तो वो भाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 24 बराबर 12 गुणे 2, 12 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य। लेकिन कोई एक संख्या आ गई भाज्य तो पूरा गुणनखंड क्या हो गया? भाज्य गुणनखंड। बात क्लियर है? यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने में जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। केवल जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना वो यूनिक होता है किसी भी संख्या का। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल का। किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब समझते हैं? मतलब एक आंसर देता है, केवल एक ही वैल्यू। मतलब 24 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब 24 का मैंने भाज्य गुणनखंड करूंगा, जब 24 का मैं भाज्य गुणनखंड करूंगा तो वो 6 गुणे 4 भी हो सकता है, 12 गुणे 2 हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर पेपर में आया है कि 24 का गुणनखंड करिए और ये नहीं दिया गया है भाज्य अभाज्य, और हमने भाज्य गुणनखंड करना स्टार्ट किया और हमने लिख दिया 6 गुणे 4, लेकिन आंसर में लिखा गया है 12 गुणे 2, तो आपको लगेगा अरे आंसर तो 12 गुणे 2 था, हमने तो 6 गुणे 4 लिख दिया। तो इसलिए इसका आंसर यूनिक नहीं रहा। जो भाज्य गुणनखंड है वो उसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। अगर मैं बड़ी संख्याएं लूंगा, बड़ी संख्याएं जैसे मैं 100 लिया तो 100 के बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे।
भाज्य गुणनखंड, जैसे 10 गुणे 10, 20 गुणे 5, 50 गुणे 2, 25 गुणे 4। तो भाज्य गुणनखंड जो है वो यूनिक नहीं है, उसके कई सारे वैल्यू हो सकते हैं, उसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड है वो यूनिक है, वो केवल एक ही आंसर देगा। बात क्लियर है? इसलिए पूरी गणित में अगर आपसे गुणनखंड करने के लिए कहा जा रहा है और ये नहीं कहा जा रहा है कि भाज्य गुणनखंड कि अभाज्य गुणनखंड, तो हमेशा आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भाज्य गुणनखंड की चर्चा होती है कब? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर कहीं कहीं पर भाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर है? अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड में क्लियर आपको हुआ? तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी गुणनखंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब आप पिछले वाले एलसीएम में देख चुके हैं हमें। और फैक्टर मतलब गुणक, फैक्टर मतलब गुणक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे लिखा गया है 12 बराबर 3 गुणे 4, तो 3 जो है ये 12 का फैक्टर है और 4 है ये भी 12 का फैक्टर है। बात क्लियर है? तो जब गुणनखंड करते हैं तो छोटे छोटे जो खंड होते हैं वो गुणक कहलाते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, यदि मुझे 12 और 24 का एचसीएफ निकालना है तो देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूं। एचसीएफ किसका निकालना है मुझे? 12 और 24 का। तो सबसे पहले मैं 12 का गुणनखंड करूंगा, तो कौन सा गुणनखंड करना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। तो 12 का गुणनखंड कैसे करते हैं देख लीजिए एक बार, जो लोग नहीं जानते होंगे। तो पता है गुणनखंड करने का मतलब होता है कि संख्या को छोटे छोटे रूपों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए, और बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणे का। अगर बड़ी संख्या को छोटे छोटे रूपों में तोड़ना है, मतलब बड़ी संख्या को छोटा करना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें संख्या छोटी होती चली जाती है? वो क्या है? भाग। ठीक है, और गुणा करते जाते तो संख्या बढ़ती जाती है। जब हम भाग देते हैं संख्याएं छोटी होती चली जाती हैं, और जब हम गुणा करते हैं संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। तो हमको भाग देना है, लेकिन अब हम ये सोचेंगे कौन सी संख्या से भाग दें। तो देखिए विचार में आता है 1 से भाग देते हैं, लेकिन पता है 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में 1 से भाग दोगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से मैं भाग दूंगा तो 12 ही आ जाएगा। तो 1 से भाग देते हैं, किससे शुरू करते हैं भाग देना? 2 से। ठीक है, 2 से 12 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 6। और 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक भाग जाता है, फिर भाग दीजिए 2 से, कितना है? 3। 2 से भाग जाएगा? नहीं, आगे बढ़ जाएगी, 3 पे आ जाइए, 3 1 का 3। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड कितना हो गया? 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, 12 का गुणनखंड जो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब 24 का निकालते हैं। 24 का कितना होगा? फिर 2 से भागना स्टार्ट करेंगे, कितनी बार जाएगा? 12। फिर 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 6। फिर 2 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3। 2 से भाग जाएगा? नहीं, 3 पे आ जाइए। तो 24 का गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। बात क्लियर है? इसको मिटा लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमने अभी फैक्टराइजेशन कर दिया और हमें 12 के गुणक मिल गए, फैक्टर मिल गए। ये क्या है? फैक्टर मुझे मिल गए। 2 एक फैक्टर है, फिर 2 गुणे 2 भी फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है। यहां पर भी 24 के मुझे फैक्टर मिल गए। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। तो बताइए ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में, तो देखिए ध्यान से देखिए, 2 दोनों में आ रहा है, आ रहा है। और क्या दोनों में आ रहा है? 2 गुणे 2 भी दोनों में आ रहा है। ये भी तो फैक्टर है, 2 गुणे 2 ये 4 हो गया ना। तो मैं बोला था ना 4 गुणे 3 में लिख सकता हूं, तो 4 भी इसका फैक्टर है। तो 2 गुणे 2 मैं ले सकता हूं, ये भी दोनों में आ रहा है। और क्या दोनों में आ रहा है? और आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3 भी दोनों में आ रहा है। तो ये सब कॉमन फैक्टर हो गए। जरूरी नहीं है कि हमेशा HCF पूछा जाए, हो सकता है कॉमन फैक्टर पूछ लिया जाए। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 12 और 24 कॉमन फैक्टर 2 4, 2 दूनी 4 3 12। तो 3 कॉमन फैक्टर है इसके, 2 4 और 12। ये कॉमन फैक्टर है किसके? 12 और 24 के। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें बताइए। 2 4 की 12, निश्चित रूप से 12। तो इस प्रकार से 12 और 24 का जो HCF है वो कितना हो गया? 12। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और नए तरीके के क्वेश्चन को सोचने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए नए क्वेश्चन बन सकते हैं और हमने कितने आसानी से हमने बिना किसी कन्वेंशनल मेथड से हमने HCF निकाल लिया। बात क्लियर है? ठीक। अब हम देखने वाले हैं, अब हम ये देखने वाले हैं किस तरीके से, जो मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि हम देखेंगे कि संख्याओं को देखकर HCF निकालना। वो हम देखने वाले हैं कि संख्याओं को देखकर कैसे उनका HCF निकाला जाए। और फिर हम देखेंगे LCM निकालना। देख अभी तक LCM और HCF का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, वहां से HCF का मतलब मुझे क्या पता चला वो हम देखें सबसे पहले। तो HCF का मुझे पता ये चला कि जैसे संख्याएं लिखी गई हैं 50 और 100 और बोला जा रहा है कि इनका HCF निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा गुणक निकालो। सबसे बड़ा गुणक का मतलब ये हो गया, ऐसी एक संख्या, सुनिएगा यही बस ट्रिक का एक ही पॉइंट है। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप तुरंत संख्या निकाल लेंगे। मतलब मुझे दोनों संख्याओं में एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजो जो दोनों में रहे। क्या सुनिएगा, पकड़ने वाले हैं आप। मुझे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, मुझे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो दोनों संख्याओं में हो, और किस रूप में? गुणा के रूप में। किस रूप में? गुणा के रूप में। इसका मतलब ये तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब गुणा के रूप में सबसे बड़ी संख्या मुझे चाहिए। तो आप सोच के बताइए ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 50 और 100 में है और गुणे के रूप में लिखी जा सकती है? वो कौन सी संख्या होगी? 50। क्यों? क्योंकि 50 को मैं लिख सकता हूं 50 गुणे 1 और 100 को मैं लिख सकता हूं 50 गुणे 2। बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली मुझे? 50। बात क्लियर है? तो HCF कितना हो गया? 50। समझ में आया? ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और इजी होता जाएगा। देखिए मैं लिख दूं 100, 200, 300। बताइए, ध्यान जल्दी बताइए, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है और गुणा के रूप में लिखी जा सकती है? 100 गुणे 1, 100 गुणे 2, 100 गुणे 3। इसका मतलब HCF कितना हो गया? 100, 200, 300 का 100। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा गया है
12, 12, 18 और 24, इसका एचसीएफ निकालना है। ध्यान सोचिए तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है? क्या 12 तीनों में आ रहा है? नहीं, 12 तीनों में नहीं आ रहा है। क्या आ सकता है? 6 देखते हैं। 6 दूना 12, 6 3 18, 6 2 24। हाँ, 6 तीनों में आ रहा है, वही सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी, 10 भी, 11 और 12 भी नहीं हो सकता। तो कौन सी संख्या है? 6। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 6। इसका मतलब आपको जल्दी से इस तरीके से दिमाग लगाना है, ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो तीनों में है और गुणा के रूप में लिखी जा सकती है। बात क्लियर है? और एक और ट्रिक बता देता हूं कि सबसे पहले खोजने की कोशिश करिए ना कि जो सबसे छोटी संख्या है क्या वो तीनों में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उस संख्या का गुणक खोजिए। सबसे छोटी संख्या है, जैसे देखिए मैंने क्या किया, मैंने देखने की कोशिश की कि 12 तीनों में आ रहा है क्या? नहीं, 12 तीनों में नहीं आ रहा है। फिर मैं 12 का गुणनखंड कर दिया, तो 12 गुणनखंड मैंने सोचा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। ध्यान सुनिएगा, अभी मैंने बोला था ना कि अभाज्य गुणनखंड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भाज्य गुणनखंड की भी जरूरत हमको पड़ सकती है। देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया, मैंने सोचा कि 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो निश्चित रूप से वो कितना होगा? 6 गुणे 2। अब देखिए 6 गुणे 2 ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मुझे जरूरत है इसकी। 6 गुणे 2, इसका मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड 6 आया। अब मैं खोजूंगा क्या 6 तीनों में है क्या? हाँ, तीनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 6। बात क्लियर है? इस तरीके से हम खोजने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा, मैं लिख रहा हूं 24, 48 और 72। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है और गुणा के रूप में लिखी जा सकती है? तो 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया? 24। ठीक है, इस तरीके से अपने से प्रयास करिए, कोई दो संख्या लिखिए और जल्दी से उसमें खोजने का प्रयास करिए कि उसका एचसीएफ कितना होगा। और जो नॉर्मल मेथड से आप करते थे, कैसे करते थे वो भी एक बार देख लेते हैं कि आप एचसीएफ कैसे निकालते थे। देखिए जैसे 24 और 48 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे करते थे? 24 का गुणनखंड करते हैं आप, 2 12 बार गया, फिर 2 6 बार गया, फिर 2 3 बार गया, फिर 3 1 बार गया। 48 का करते हैं, फिर 48 का क्या होगा? 2 24 बार गया, फिर 2 12 बार गया, फिर 2 6 बार गया, फिर 2 3 बार गया, फिर 3 1 बार गया। इस प्रकार 24 का जो गुणनखंड है वो कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 48 का गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, यहां समझ गए ना गुणनखंड कैसे किया हमने सिंपल मेथड से। उसके बाद क्या करते हैं? एचसीएफ निकालना है, तो हम खोजते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये कॉमन है, केवल एक का जोड़ा नहीं बन पाया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो एचसीएफ कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24। तो एचसीएफ कितना? देखिए कितना लंबा प्रोसीजर हमने अपनाया और फिर एचसीएफ निकाला। तो इस तरीके से खोजने का प्रयास करिए कि सबसे पहले खोजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, जो तीनों में है। बात क्लियर है? और फिर जो मैंने ट्रिक बताया था कि अगर सबसे छोटी संख्या है, अगर वो मिल रहा है गुणनखंड के रूप में तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड कोशिश करिए निकालने का, और फिर देखिए वो संख्या है कि नहीं। ठीक है ना? ठीक है, अब हम देखते हैं एलसीएम की ट्रिक। देखिए उससे पहले मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जो कंपटीशन एग्जाम का बहुत फेवरेट फार्मूला है, और यहां से कक्षा 5 के लेवल में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से डाला जाता है। ध्यान से देखिएगा वो फार्मूला क्या है। फार्मूला है दो संख्याओं का
संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए क्या मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं और आप उनका गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुणा, और एक बार उनका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। जब आप एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 6 और 12। अब बताइए 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। 6 12 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 3 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 3 2 3, तो 3 1 3 1, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4 3 12, तो एलसीएम कितना हो गया 12। और एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हम नहीं निकालेंगे, एचसीएफ डायरेक्ट निकालेंगे, तो एचसीएफ कितना होगा इसका 6 और 12 का 6। तो देखिए एलसीएम हो गया 12 और एचसीएफ हो गया 6, तो 12 6 72। और अगर मैं संख्याओं का गुणनफल करूंगा 6 और 12 का तो वो भी कितना आएगा 72। तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका यूज, इस फार्मूले का यूज हम एलसीएम निकालने के लिए करेंगे। ध्यान सुनिएगा क्या मतलब है। देखिए एचसीएफ तो हम संख्याओं को देखकर तुरंत बता दे रहे हैं, बात क्लियर है। एचसीएफ जो है वो संख्याओं को देखकर हम तुरंत बता दे रहे हैं, और एलसीएम अगर हम एक स्टेप करने से हमारा एलसीएम निकल जा रहा है तो क्या दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिएगा, मेरे पास संख्या है 12 और 36, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे फिर उस कन्वेंशनल मेथड से मिनिमम 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। लेकिन देखिए मैं यहां से कितनी आसानी निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे इसका एचसीएफ तुरंत पता है, देख कर एचसीएफ कितना होगा 12, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 12, और इनका गुणनफल कितना होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे निकाल रहा हूं। एलसीएम बराबर 12 गुणे 36 बटे 12, काट दिया, कितना आ गया 36। ध्यान से देखिएगा मजा आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने गुणा नहीं किया, मैंने गुणे के रूप में लिख दिया 12 गुणे 36 और एचसीएफ से भाग दे दिया। फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा नहीं कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यूज करूंगा डायरेक्ट। मुझे एलसीएम निकालना है, दोनों संख्याओं को गुणा करिए, ऊपर गुणे के रूप में लिखिए, गुणा नहीं करिएगा। अगर गुणा कर देंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा, और जब गुणे के रूप में लिखा रहेगा तो कट जाएगा। और आपको ये बताऊं कि 100% ऐसा होगा कि एचसीएफ से ऊपर जो संख्याएं दी रहेंगी वो कटेंगी। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही तो है, और एचसीएफ हमेशा डिविजिबल होता है। क्या होता है, डिविजिबल। इसका मतलब कि ऊपर जो संख्याएं दी गई हैं गुणे के रूप में वो निश्चित रूप से कटेंगी ही कटेंगी, उसमें भाग जाएगा ही जाएगा, और जैसे ही भाग जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बात क्लियर है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ऊपर मैंने गुणे के रूप में संख्याओं को लिख दिया और एचसीएफ से भाग दे दिया, हमारा एलसीएम निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक हम क्या करते थे, जब कोई क्वेश्चन आता था इस तरीके से तो हम इस फार्मूले को यूज करते थे। लेकिन क्या हम इस तरीके से सोच सकते हैं क्या कि हमारे पास इस फार्मूले का यूज ना चाहते हुए भी नहीं दिया गया है एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन एलसीएम की जरूरत पड़ रही है तो हम यूज कर लेंगे इसको। इसका मतलब कि जब भी इस तरीके से मन में आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम का कितना, एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले आपको, ठीक है ना। वैसे 18 और 18 और मान लिया 20 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 18 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो देखिए जल्दी से बताइए तो इसका एचसीएफ कितना होगा, जल्दी से बताइए तो एचसीएफ कितना होगा 2। क्या आप निकाल पा रहे हैं क्या इतनी जल्दी? 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 18 आ रहा है क्या? नहीं। अब मैं 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड खोजने की कोशिश करूंगा। कितना? 9 गुणे 2। क्या 9 दोनों में आ रहा है? नहीं। सबसे छोटा देखिए 2, देखिए तो 4 भी नहीं आएगा। 2 देखिए तो 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 इसका एचसीएफ होगा। इस तरीके से आप जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप भी जल्दी से निकाल लेंगे। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 2। ठीक है ना? चलिए अभी क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए दोनों संख्याओं को ऊपर में गुणा नहीं करूंगा, बस लिख दूंगा गुणे के रूप में 18 गुणे 2 और बटे 2, तो काट दूंगा 2 दहाइयां 180। 1 मिनट से भी कम समय लगा और एलसीएम निकाला। बताइए अच्छा है कि नहीं? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो निश्चित रूप से उसको लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखे हैं, जो सबसे आपका बेस्ट फ्रेंड हो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि आपका फ्रेंड भी अच्छे तरीके से पढ़े। ठीक है ना? चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जबरदस्त मेहनत करिए, सही तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करिए। पढ़ाई बहुत जबरदस्त है। देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई है ही इतनी जबरदस्त। जब आप चीजों को सीखेंगे या सिखाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देखिए और जितने भी नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनका एक नोट्स बनाते जाइए। जब आप वीडियो केवल देखेंगे और देख के छोड़ देंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। जब आप वीडियो देखें उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं, डेट वाइज नोट्स बनाएं। पूरी अभी छुट्टी इतनी हमारे पास बची हुई है, इसका सही तरीके से प्रयोग करें। अभी कोई अनुमान नहीं लग रहा है कि विद्यालय कब तक खुलेगा। ठीक है, कोई एक ऐसा अनुमान, क्योंकि संख्याएं तो बढ़ती जा रही है कोरोना की। तो अच्छा ये है कि इस टाइम को हम बेस्ट तरीके से यूज करें। जब दुनिया सो रही है, आपके आसपास के लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए ताकि जब आप आए तो आप लोगों से बहुत आगे रहें। और यही एक समय है जब अपने लेवल को चेंज करने का आपके पास मौका है। स्कूल टाइम पे आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन रहता है। ये समय आपका है, आप दिन भर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे समय जरूर निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।